हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो है हमारा 4th यूनिट स्टार्ट होगा, दैट इज़ सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन का यूनिट है, राइट। तो ये जो यूनिट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने में। बस आप लोग अपना इंटरेस्ट जो है जगाए रखिएगा, ठीक है। और मोरल को डाउन नहीं करना है, हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हार्ड है और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मांझी पहाड़ खोद करके जो है रास्ता बना सकता है, तो अभी तो पढ़ने की बात है, ये आराम से हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग जो है सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सेल सिग्नलिंग क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं सेल सिग्नलिंग क्या होता है। यानी कि सेल सिग्नलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि दो सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। जैसे कि दो पर्सन जो हैं आपस में, या दो दोस्त कह लें, आपस में बात करते हैं, ठीक है, कि अच्छा ये बता कि तूने क्या पढ़ा, और दूसरा पूछता है कि अच्छा तू बता तूने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। ये दो दोस्त हैं, इसने इससे पूछा कि तूने क्या क्या पढ़ा, और इसने इससे पूछा कि तूने क्या क्या पढ़ा। तो ये क्या हो रहा है, दूसरा एक जो है अपनी बातों को दूसरे के सामने कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि अपने मन की बातें इस तक पहुंचा रहा है, और ये अपने मन की बातें इस तक पहुंचा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जो सेल हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एनालॉजी के थ्रू पहले समझाती हूँ, देन हम लोग स्लाइड पे चलेंगे। और एक बात और बता दूँ कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने जो है अपना इजी लैंग्वेज में भी कुछ लिखा है, और कुछ बुक्स के लैंग्वेज भी इसमें लिखे हुए हैं, क्योंकि बुक्स का लैंग्वेज पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि CSI जो एग्ज़ाम होगा उसमें स्टैंडर्ड बुक की लाइनें दी जाती हैं, ठीक है। तो वो लाइन भी आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए हमने वो भी लाइन मेंशन करा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि जो सेल सिग्नलिंग है, मतलब जो सेल है वो आपस में डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली और कैसे इनडायरेक्टली, ये हम आपको एक एनालॉजी से समझाते हैं सबसे पहले, देन हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। तो घर में क्या होता है कि मम्मी और पापा होते हैं, राइट। हम लोग भी रहते हैं, ठीक है, पर हम लोग अभी जो है, ये रहे हमारे पापा, ठीक है, ये रहे, एंड ये रही हमारी मम्मी, ठीक है। ठीक है, तो और ये हैं आप लोग, मतलब ये हो गया पापा और ये हो गई मम्मा, और ये हो गया छोटा सा बच्चा, ठीक है। इसको चाहिए मोबाइल, क्या चाहिए, मोबाइल। तो आजकल मोबाइल तो सबको चाहिए, है ना। तो इसको चाहिए मोबाइल, तो ये मतलब एकदम, और ये है डरपोक। तो एक ऐसा बच्चा है जो डरपोक नहीं है, इसको मोबाइल अगर चाहिए होगा तो ये डायरेक्ट पापा को बोलेगा कि हमको मोबाइल दो, ठीक है, मतलब एकदम मोबाइल दो हमको, ये डायरेक्ट पापा को बोलेगा। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसे पापा से डर लग रहा है, ठीक है, और ये डायरेक्ट इनसे बात नहीं कर पा रहा, तो ये क्या करेगा, ये अपना जो इसको चाहिए वो चीज़ किसको कहेगा, एक मिनट, किसको कहेगा, अपनी मम्मा को बोलेगा। और फिर ये मम्मा क्या करेगी, उनके इस बच्चे के पापा को बोलेगी, एंड देन उसके बाद जो भी कंडीशन होगा, जिस अकॉर्डिंग ये उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगी, समझा पाएंगे, उस अकॉर्डिंग इनका रिएक्शन देखने को मिलेगा।
तो कहने का मतलब ये हमने मतलब एक एनालॉजी दे करके समझाया जो कि एक कॉमन लाइफ में होता है कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे जो डायरेक्टली अपने पापा से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, उन्हें जो चाहिए वो डायरेक्टली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह एक सेल जो है, सेल के लिए जो सिग्नलिंग है वो डायरेक्ट आकर के यहाँ पे बाइंड कर सकता है, जो लिगेंड है वो रिसेप्टर से आकर के बाइंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो सिग्नल्स हैं वो कोई और लेकर के आएगा, यानी कि दूसरा पर्सन सिग्नल लेकर के आएगा तब रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि मामा को इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके बाद एक बार इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचाया, यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो प्राइमरी मैसेंजर यहाँ पहुँचा, उसके बाद ये यहाँ से दूसरी बार मैसेज यहाँ लेकर के आया, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर हुआ। तो सेल में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आते हैं वो एक प्राइमरी मैसेंजर होता है और एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है। तो प्राइमरी मैसेंजर यानी कि डायरेक्ट आकर के जो कम्युनिकेट कर ले वो प्राइमरी मैसेंजर, और सेकेंडरी मैसेंजर जो दूसरी बार आके सेल को कम्युनिकेट करे वो हो गया सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। तो सिंपल सा बात क्या है कि सेल सिग्नलिंग मतलब दो सेल आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, इसी को कहेंगे सेल सिग्नलिंग। जो सेल होता है वो क्या करेगा, सबसे पहले जो सिग्नल आएगा, जैसे कि मान लीजिए ये सिग्नल है और ये सेल है, ठीक है। इस सेल के ऊपर में यहाँ पे इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये सिग्नल है, ठीक है। ये सिग्नल आया तो सबसे पहले क्या करेगा, सेल रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद जिस तरह का सिग्नल यहाँ पे आया है उस अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, फिर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो सेल सिग्नलिंग सबसे पहले होगा कि सेल आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो सेल जो है ये सेल है और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आए, यानी कि सिग्नल आया। सिग्नल आने के बाद इस सेल ने सबसे पहले इस सिग्नल को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद जिस तरह से सिग्नल, जिस प्रकार का वो सिग्नल होगा, यानी कि मान लीजिए वो जो है किसी दूसरे जीन का सिग्नल लेके आया है कि नहीं, तुम्हें ट्रिप्टोफान का, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे, ट्रिप्टोफान का जो है बनाना है, तो ये जिस तरह का सिग्नल आएगा उस तरह से ये रिस्पॉन्स में उसका ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, वो ट्रिप्टोफान बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल सिग्नलिंग क्या होता है। अब स्टेजेज क्या क्या आते हैं सेल सिग्नलिंग में। सेल सिग्नलिंग में मेन 3 स्टेजेज आते हैं। कौन कौन, सबसे पहले कि सिग्नल आएगा, रिसीव होगा, ठीक है। सिग्नल आएगा तो वो क्या होगा, रिसीव होगा। सिग्नल रिसीविंग या बुक के लैंग्वेज में आप बात करें तो परसेप्शन, सिग्नल परसेप्शन होगा या सिग्नल रिसीव किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रांसडक्शन होगा, यानी कि ये सिग्नल यहाँ पे आएगा और ट्रांसड्यूस होगा रिसेप्टर के साथ, एंड देन क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी जिस तरह का सिग्नल उस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि सिग्नल कहाँ से आता है, सिग्नल आता कहाँ से, तो सिग्नल जो है वो लाइगेंड के थ्रू आता है। तो लाइगेंड क्या है, लिगेंड ही जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। लिगेंड क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। तो अब लिगेंड क्या क्या हो सकता है, लिगेंड हार्मोन हो सकता है, लिगेंड ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, लिगेंड साइटोकाइन हो सकता है, लिगेंड स्टेरॉइड्स हो सकता है, लिगेंड जो है वो पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। कुछ रिसेप्टर के लिए जो है सिग्नल जो है वो लाइट हो सकता है, टच हो सकता है, हीट हो सकता है, ठीक है। केमिकल सिग्नल की यदि बात करें तो केमिकल सिग्नल के लिए जो लिगेंड हो सकता है वो एमिनो एसिड हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, एसिटोकोलिन हो सकता है, स्टेरॉइड हो सकता है, ठीक है। अब गैस, यानी कि यदि लिगेंड गैस के फॉर्म में हो तो क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है। सॉल्युबल प्रोटीन के फॉर्म में यदि लिगेंड हो तो क्या क्या हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, GH4 ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन,
ठीक है। यदि पेप्टाइड होगा तो क्या क्या लिगेंड हो सकता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हो सकता, हार्मोन हो सकता है, या वैसोप्रेसिन हो सकता है। तो इस तरह से लिगेंड होता है। तो सिग्नल कहाँ से आता है, लिगेंड से आता है। लिगेंड क्या क्या हो सकते हैं, हार्मोन हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, साइटोकाइन हो सकता है, स्टेरॉइड हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। तो लिगेंड के फॉर्म में यदि कुछ रिसेप्टर सिग्नल्स है तो किस फॉर्म में हो सकते हैं, लाइट के फॉर्म में, टच के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। यदि केमिकल सिग्नल्स है तो अमीनो एसिड के फॉर्म में, एसिटाकोलिन के फॉर्म में, स्टेरॉइड के फॉर्म में। लेकिन यदि गैसेस फॉर्म में लिगेंड है तो ऑक्सीजन के फॉर्म में, नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में। सॉल्युबल प्रोटीन है तो इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन के फॉर्म में। पेप्टाइड है तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक के फॉर्म में या फिर वैसोप्रेसिन के फॉर्म में। तो इन सभी फॉर्म में लिगेंड हो सकते हैं। अब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल के द्वारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है। यानी कि एक ये सेल है, ये सेल क्या करता है कि सिग्नल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये सिग्नल प्रोड्यूस किया, ये सेल सिग्नल प्रोड्यूस किया, यानी कि ये वाला सेल क्या हो गया, सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है, ये सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल हो गया जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो सिग्नल ये जो सिग्नल जो जनरेट हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ, ये सिग्नल टारगेट सेल पे जाकर के बाइंड करेगा। मान लीजिए कि इसका टारगेट सेल ये है, ठीक है, तो यहाँ पे इस सिग्नल का रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट। इस सेल का रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ये सिग्नल आ करके यहाँ पे बाइंड किया, जो बाइंड करने के बाद जो भी जिस भी टारगेट सेल पे बाइंड करने के लिए ये सिग्नल बना हो उस सेल पे जा करके ये बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद क्या होगा कि जो स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो देखने को मिलेगा। यानी कि जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये सिग्नल लेके आया होगा, ठीक है, या जो भी चीज़ के लिए सिग्नल लेकर के आया होगा उसके एवज में जो है क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब कब होता है सिग्नलिंग, कब होगा, जब जो रिसेप्टर, जब जो है लिगेंड आकर के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तब सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। यदि ऐसे ही रिसेप्टर होगा और लिगेंड अलग होगा तो कोई सिग्नलिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिसेप्टर था, जब तक ये आके इससे बाइंड नहीं किया था तब तक क्या था कि ये इनएक्टिवेट था, एक्टिवेट नहीं था। लेकिन जैसे ही लिगेंड आकर के इस पे बाइंड करेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद ही जो है ये अपना सेलुलर रिस्पांस देगा। जिस जीन के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लेकर के आया था इंफॉर्मेशन, उसका ये ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। जिस अकॉर्डिंग जैसा भी सिग्नलिंग होगा उस अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि सेल सिग्नलिंग क्या होता है। तो क्या होता है, दो सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सेल रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि सेल जो है सिग्नल को रिसीव करेगा और जिस तरह का सिग्नल उस तरह से वो सराउंडिंग में रिस्पॉन्ड शो करेगा। कितने स्टेज होते हैं सिग्नलिंग में, 3 स्टेज। कौन कौन से हैं, सिग्नल रिसीव करना यानी परसेप्शन करना, ट्रांसडक्शन करना, तीसरा सेलुलर रिस्पॉन्स करना। पहले सिग्नल रिसीव होगा, देन ट्रांसड्यूस होगा, देन सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सिग्नल कहाँ से आता है, तो लिगेंड से आता है। तो लिगेंड क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिगेंड क्या क्या हो सकते हैं, जो हमने बताया कि हार्मोन हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, साइटोकाइन हो सकता है, स्टेरॉइड हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। सब कुछ रिसेप्टर के लिए सिग्नल क्या हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, टच हो सकता है, हीट हो सकता है। केमिकल सिग्नल क्या हो सकता है, मतलब केमिकल लिगेंड कह क्या हो सकता है, अमीनो एसिड, एसिटाकोलिन, स्टेरॉइड हो सकता है। गैसेस क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है। सॉल्युबल प्रोटीन क्या हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन हो सकता है। पेप्टाइड क्या हो सकता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हो सकता है या फिर वैसोप्रेसिन हो सकता है। तो ये कुछ लिगेंड्स थे जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है कब जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है, तो सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल से जनरेट होता है। कौन जनरेट होता है सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल से,
सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आकर के बाइंड करता है किससे, टारगेट सेल से। टारगेट सेल बोले तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब भी आएगा लिगेंड उसको बोलते हैं और वो आके रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा, और उसके बाद जिस तरह का वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होगा उस तरह का सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कब होगा ये सिग्नलिंग स्टार्ट, कब होगा, जब लाइगेंड आके रिसेप्टर से बाइंड करके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, फिर सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन होता है, पेप्टाइड होता है, हार्मोन होता है, साइटोकाइन होता है, थायरोक्सिन होता है, एड्रेनालिन होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, राइट। एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, कौन कौन है, प्रोटीन, पेप्टाइड, हार्मोन, साइटोकाइन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन। ठीक है, अब इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम आयन, CAMP, ठीक है, CGMP, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम लोग सबका सिग्नलिंग देखेंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए, कैल्शियम आयन, CAMP, CGMP, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको सेकेंडरी मैसेंजर भी कहते हैं, कैल्शियम आयन, CAMP, CGMP सब सेकेंडरी मैसेंजर भी हुआ, हम लोग आगे भी देखेंगे। अब लिगेंड की बात करते हैं, हम लोगों ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स देखा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या है, लिगेंड ही तो है। तो लिगेंड कितने तरह का होता है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कितने तरह का होता है, तो जो लिगेंड्स होता है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आप बोल लीजिए। ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए, तो ये होता है 4 तरह का। कौन कौन सा होता है, तो ऑटोक्राइन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पैराक्राइन होता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है सिग्नलिंग, और चौथा क्या होता है, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये 4 तरह का लिगेंड होता है, कौन कौन से, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। अब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, देखिए वर्ड से समझिए। अब वर्ड से समझने की हैबिट रखेंगे ना, तो आप कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चंस में आप उस चीज़ों को जो है मतलब आसानी से उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद, सेल्फ। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग यानी कि सिग्नलिंग खुद जनरेट करेगा, खुद उस अपने रिसेप्टर में बाइंड करेगा और रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, जैसे कि यदि डायग्राम की तरह देखने की कोशिश करें तो ये देखिए, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में ये देखिए, ये सेल है। ठीक है, ये सेल है, सेल में ये रिसेप्टर है। ठीक है, ये रिसेप्टर है, और ये क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। तो ये देखिए क्या कर रहा है कि खुद इसका सेल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, खुद इसका सेल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, और यही सिग्नल क्या कर रहा है, इस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, और फिर इसके अनुसार यहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। फिर ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, फिर इसी के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और फिर ये सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में ऐसा ही देखने को मिलता है, यानी बोले तो क्या सिंपली बोले तो कि खुद सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा, खुद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करा, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इससे बाइंड करा, खुद के रिसेप्टर से सेम सेल सिग्नल प्रोड्यूस किया,
और उसी सेल के रिसेप्टर से वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आकर के बाइंड किया। बाइंड करने के बाद फिर यहाँ अंदर में सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और फिर और भी सिग्नल जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता गया और ये प्रक्रिया चलता गया। यानी ऑटोक्राइन का मतलब जो अपने ही टारगेट सेल पे खुद सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को जनरेट करना और खुद के रिसेप्टर से बाइंड करके सेलुलर रिस्पॉन्स करवाना, दैट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या है, पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है कि पैराक्राइन सिग्नलिंग मतलब एक नियर बाय, ठीक है, एडजेसेंट आप बोल सकते हैं, एडजेसेंट सेल यानी कि अपने बगल वाले सेल। यानी एक सेल जो है सिग्नल को प्रोड्यूस किया, ठीक है, और दूसरा सेल बगल में जो था वो यहाँ पे इस सिग्नल को रिसीव किया, दैट इज द पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल है, ठीक है, ये सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यानी कि लिगेंड को सिक्रीट कर रहा है, और ये दूसरा टारगेट सेल है, अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर पे आकर के इसका लिगेंड बाइंड कर रहा है और फिर बाइंड करने के बाद फिर इसमें सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। तो एडजेसेंट टर्म आप याद रखिएगा पैराक्राइन सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, तो एंडोक्राइन का मतलब एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड मतलब दूर दूर। तो ये जो है क्या करता है कि मतलब जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरे जगह, मतलब फार अवे कह लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत दूरी का डिस्टेंस शो करता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में ये इस तरह का जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है वो आपको ब्लड स्ट्रीम में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि जो ये सिग्नलिंग प्रोड्यूसिंग सेल है, सिग्नल जहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, सिग्नलिंग प्रोड्यूसिंग सेल है। तो यहाँ से ये सिग्नलिंग सेल है, ये सिग्नलिंग यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि लिगेंड प्रोड्यूस कर रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया, और ये ब्लड स्ट्रीम में आ करके फिर ये जितना जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करना था गया, और यहाँ अपने टारगेट सेल पे पहुँचकर उसके रिसेप्टर से जा करके यहाँ पे बाइंड कर गया, और बाइंड करने के बाद फिर यहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो इस तरह से एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, एंड टू एंड यानी डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस पे जो है सिग्नलिंग सेल से जो लिगेंड जो है वो जनरेट होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जनरेट होता है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू द्वारा वो टारगेट सेल पे पहुँचता है और जाके बाइंड करके सेलुलर रिस्पॉन्स करवाता है। ठीक है, अब आता है एक डायरेक्ट सिग्नलिंग। डायरेक्ट सिग्नलिंग क्या है, ये जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग को बोलते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब एक डेल्टा नॉच इसका एग्जाम्पल होता है। और जो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि एक सेल और टारगेट सेल है और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से वो दोनों आपस में मतलब इस तरीके से बाइंड होते हैं, एकदम बिल्कुल एक सेल के ऊपर एक सेल चिपका हुआ टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब पड़ोसी जिसको बोलते हैं ना, पड़ोसी कह लीजिए कि इस सेल का पड़ोसी, मतलब पड़ोसी बहुत दूर वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पे दूर वाले पड़ोसी की बात नहीं करें, एकदम मतलब कांटेक्ट वाला जो है इस तरीके से पूरा बिल्कुल से ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से सेल जो है बिल्कुल होना चाहिए जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के लिए। तो इस पे क्या होता है, क्योंकि ये डेल्टा नॉच पाथवे पे काम करता है, तो एक के सरफेस पे डेल्टा होता है, दूसरे के सरफेस पे नॉच होता है। क्या होता है डेल्टा नॉच पाथवे, ये सभी चीज़ें समझ आएंगी, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी और समझाते जाएंगे। ठीक है, तो सिग्नलिंग सेल है, सिग्नलिंग सेल जो है ये क्या करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, और सिग्नल प्रोड्यूस करने के बाद ये अपने टारगेट सेल पे जाके रिसेप्टर से बाइंड करके फिर सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इसमें यूनिक चीज़ क्या होता है कि जो सिग्नलिंग सेल है और टारगेट सेल है, तो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में एक सेल के ऊपर डेल्टा होता है और एक सेल के ऊपर नॉच होता है। तो ये डेल्टा नॉच पाथवे के रूप में काम करता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, तो इसी को डायरेक्ट सिग्नलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने तरह का लिगेंड्स हो गया, 4 तरह के लिगेंड्स हो गया। कौन कौन से, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग और डायरेक्ट सिग्नलिंग यानी कि जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। यहीं पे लिख देते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है,
आप यहाँ पे इजली भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट डायग्राम में किस तरह से ये जो सेल है, ये वाला जो सेल है, सेल के ऊपर में ये रिसेप्टर प्रेजेंट है और रिसेप्टर में ये देखिए ये खुद ही सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है और अपने ही रिसेप्टर से आके बाइंड कर रहा है। तो इस तरह के सिग्नलिंग को बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होगा कि ये एक सेल है, ये जो है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया और दूसरे सेल के रिसेप्टर पे आकर के बाइंड किया, ये हो गया पैराक्राइन सिग्नलिंग। और यहाँ इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ये देखिए ये एक सेल है, ये खुद ही लिगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करे और अपने ही रिसेप्टर से बाइंड करे, सेलुलर रिस्पॉन्स कराए, तो वो हो गया ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है। उसके बाद एक सेल जो है दूसरे एक सेल प्रोड्यूस करे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और दूसरे सेल पे बाइंड करा, तो ये हो गया पैराक्राइन सिग्नलिंग। और यदि एक सेल जो है सिग्नल को प्रोड्यूस करे और प्रोड्यूस करने के बाद दूसरा दूर के जो है सेल पे आकर के बाइंड करे लिगेंड, तो ये हो गया आपको एंडोक्राइन सिग्नलिंग। यानी कि इस तरह का जो सिग्नलिंग होगा वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलेगा, राइट, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने देखा उसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो कितने तरह के सिग्नलिंग होते हैं, लिगेंड होते हैं, आप लोगों ने जान लिया किसका क्या रोल होता है। अब देखते हैं, ठीक है, किसका क्या रोल होता है। तो कितने तरह का लिगेंड हो गया, बताइए आप लोग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हुआ कि नहीं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बाद हो गया आपको पैराक्राइन सिग्नलिंग के बाद हो गया आपको एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बाद हो गया आपको जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है। अब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का क्या रोल है एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, क्या एग्जाम्पल है, कैसे हम किसको बताएं कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग टाइप्स तो देख ही चुके हैं। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का क्या रोल होता है, ये अपने ही सेम सेल पे इफेक्ट करता, सेम सेल जो है सिग्नलिंग प्रोड्यूस करेगा और सेम उसी सेल पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, कर्सर कहाँ चला गया भाई, अच्छा यहाँ 1 मिनट, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैंसर सेल मोनोसाइट सिक्रेट IL-2 क्या, इंटरल्यूकिन 2, सर राइटिंग मेरा ठीक नहीं हो रहा है इस पे, क्योंकि मतलब इस पे पहली बार कि आप लोगों को जब अभी पढ़ाना स्टार्ट की हूँ तभी से लिखना स्टार्ट किया। तो उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का जो क्या हो गया, इसका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का क्या रोल हो गया कि अपने ही खुद का सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेगा और उसी सेल के रिसेप्टर से बाइंड करके इफेक्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, कैंसर सेल मोनोसाइट जो कि क्या सीक्रेट करता है, IL-2 दैट इज इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, ये एग्जाम्पल हो गया ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। ठीक है। उसके बाद आता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है कि जो कि हम लोगों ने देखा कि एक सेल जो है सिग्नल को प्रोड्यूस करता है और दूसरे सेल के रिसेप्टर पे आके बाइंड करता है। यानी कि आपको इसमें एक वर्ड याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि CSIR में ये वर्ड से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें कि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दूसरा कलर ले लेते हैं, रुकिए, ठीक है, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो टर्म है ये आपको याद रखना है। ठीक है, पैराक्राइन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो पैराक्राइन क्या हो गया, सेल टू सेल कम्युनिकेशन कराएगा, जिसमें कि क्या करेगा, सेल प्रोड्यूस करेगा, एक सेल सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, अपने नियर बाय सेल को इंड्यूस करेगा
और इंड्यूस करके उसमें चेंज लेकर के आएगा। दैट इज क्या कहते हैं इसको, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। एग्जाम्पल क्या हो गया, हेजहॉग फैमिली, हेजहॉग फैमिली, WNT फैमिली, WNT विंगलेस फैमिली, ठीक है, TGF बीटा सुपर फैमिली, FGF फैमिली, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इन सब की सिग्नलिंग हमें पढ़ना है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल क्या हो गया, हेजहॉग फैमिली, WNT फैमिली, TGF बीटा सुपर फैमिली, FGF फैमिली, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है कि एंडोक्राइन लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग है। ये आपको याद रखना है कि एंडोक्राइन क्या है, लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग है। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। तो एक सेल जो सिग्नलिंग सेल है जो प्रोड्यूस करती है सिग्नल को, वो प्रोड्यूस करेगी, वो सिग्नल ब्लड में आएगा, देन उसके बाद टारगेट सेल पे जा करके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। अब जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है मतलब डिस्टेंटली लोकेटेड होता है, यानी कि दूर दूर होगा, जहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे नहीं होगा, उसके बहुत दूर जा करके वो बाइंड करेगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग का, हार्मोन जो कि एंडोक्राइन मैनर में फंक्शन करे, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, हार्मोन जो होता है जितने भी लगभग एंडोक्राइन सिग्नलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, अब आता है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। तो जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग क्या है, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द सेल। अभी बताया था हमने, ऐसे दोस्त मतलब हैंडशेक वाला दोस्ती जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप का। तो बिल्कुल ऐसे करके फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा दो सेल, तभी जाके जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग मैनर में काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नॉच डेल्टा सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, लिगेंड और उसके रोल। समझ आया। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक इससे पहले क्या क्या देख लिया, लिगेंड के बारे में, सिग्नलिंग जो है क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कितने तरह का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है यानी लिगेंड होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है, तो इन सभी चीज़ें हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, लिगेंड तो देख लिए, अब हम लोग रिसेप्टर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना तो समझ गए हो आप लोग कि सेल है एक ठो, ठीक है, और इसको कोई काम नहीं है, ये सिग्नल प्रोड्यूस करने का काम करता है, मेन काम तो यही है ना, काम नहीं है, ये सिग्नल प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना तो पता हो गया सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये क्या हो गया, यही हो गया लिगेंड। ठीक है, अब ये लिगेंड के बारे में हम लोग समझ गए कि एक सेल होता है जो कि लिगेंड को, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, लिगेंड होता है, और कहाँ जाता है, अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर से आकर के ये बाइंड करता है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर होता है, इससे आकर के ये क्या करता है, बाइंड कर जाता है। अब हम लोग ये रिसेप्टर के बारे में जानेंगे, अब इसको पकड़ेंगे, इसको हम लोग लोगों ने देख लिया, अब इसको पकड़ेंगे कि कितने तरह का रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रिसेप्टर के बारे में। तो रिसेप्टर दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और दूसरा होता है सेल सरफेस रिसेप्टर। तो ऑब्वियसली सी बात है, नाम से पता चल गया होगा, और नहीं भी चला होगा तो कोई बात नहीं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यानी कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हो, ऊपरी सतह पे प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में भी हम लोग जानेंगे डिटेल में, और सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में भी जानेंगे। तो एक ओवरव्यू जो है, क्लासिफिकेशन हम लोग तैयार कर लेते हैं, एक माइंड मैप बना लेते हैं कि चीज़ें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें तो वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हम लोग देखेंगे, इसका सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में जानते हैं। तो ये है सेल सरफेस रिसेप्टर। तो सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है, मतलब कितने तरह का होता है। तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर जो है मतलब मेनली जो है 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, दूसरा है GPCR। ठीक है, एक है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, दूसरा है GPCR, और तीसरा है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर।
ठीक है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो CSR यानी कि सेल सरफेस रिसेप्टर 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, GPCR, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर का एग्जांपल क्या हो गया? एसिटिकोलिन कैटायन चैनल, ठीक है। GPCR का एग्जांपल क्या क्या हो गया? CMP पाथवे, IP3 डैक पाथवे, कोलेरा टॉक्सिन पाथवे, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, ठीक है, विजन सिस्टम, रोडोप्सिन एक्शन और NO सिग्नलिंग। तो इतने सारी ये सारी चीज़ें GPCR हम लोग पढ़ेंगे। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में कौन कौन आ गया? RTK दैट इज अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। तीसरा हो गया रिसेप्टर सीरिन थ्रियोनिन काइनेज। चौथा हो गया रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज। पांचवा हो गया हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, ठीक है। अब RTK को फिर क्लासीफाई किया गया। RTK कितने कौन कौन से होते हैं? तो रेस मैप काइनेज यानी कि ERK पाथवे भी इसको कहते हैं, रेस मैप काइनेज को। और इसी में इंसुलिन पाथवे भी, इसको इंसुलिन पाथवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है IP3 डैक पाथवे होता है, जिसमें कि PLC जो है डेल्टा पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे जो GPCR में IP3 डैक पाथवे है, इसमें PLC बीटा होता है, ठीक है, PLC बीटा, ठीक है, यहाँ PLC डेल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जो है तीसरा RTK में, वो कौन है? PI3 काइनेज या इसी को AKT पाथवे भी कहते हैं, राइट। अब PI3 काइनेज जो है या AKT पाथवे में दो तरह के पाथवे देखने को मिलते हैं। एक हो गया mTOR पाथवे और दूसरा हो गया इंसुलिन पाथवे, राइट। अब दूसरा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो हो गया वो हो गया टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैक स्टेट पाथवे, ठीक है, जैक स्टेट पाथवे। नेक्स्ट हो गया रिसेप्टर सीरिन थ्रियोनिन काइनेज, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? TGF बीटा पाथवे, TGF बीटा पाथवे, ठीक है। रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज यानी कि इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो ये एक ओवरव्यू है कि ओवरव्यू भी है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और ये टाइप्स ऑफ रिसेप्टर भी है कि कितने तरह का रिसेप्टर है। तो चलिए मैं भी बोलती हूँ, आप लोग भी साथ साथ में बोलिएगा तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो जो रिसेप्टर होता है कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और सेल सरफेस रिसेप्टर। जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होगा तो वो हम लोग देखेंगे ही क्या क्या होता है चीज़ें। सेल सरफेस रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, GPCR, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। अब आते हैं पहला आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। क्या होगा एग्जांपल? एसिटाइलकोलिन कैटायन चैनल, ठीक है। GPCR का में कौन कौन सा चीज़ें हैं? GPCR क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। GPCR का फुल फॉर्म क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो GPCR में क्या क्या है? CMP पाथवे है, IP3 डैक पाथवे है, कोलेरा टॉक्सिन है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है, विजन सिस्टम है, यानी किसी को रोडोप्सिन एक्शन तक कैसे हम देख पाते हैं दिन के समय या रात के समय, तो वो चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट जो है वो है NO सिग्नलिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कौन कौन से हैं? RTK दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। आप लोग भी साथ में बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। तीसरा रिसेप्टर सीरिन थ्रियोनिन काइनेज। चौथा रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज। और पांचवा क्या? हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। तो RTK पाथवे में क्या क्या देखने को मिलेगा? रेस मैप काइनेज दैट इज इसी को क्या कहते हैं? ERK पाथवे भी कहते हैं। दूसरा क्या हो गया RTK में? IP3 डैक पाथवे, जिसमें क्या PLC डेल्टा इन्वॉल्व होगा। हम लोग देखेंगे पाथवे में कैसे क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है, याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। उसके बाद RTK का तीसरा क्या हो गया? PI3 काइनेज या इसी को AKT पाथवे भी कहते हैं। AKT पाथवे में mTOR पाथवे भी आता है और इंसुलिन पाथवे भी आता है, राइट। उसके बाद दूसरा आता है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, जिसमें क्या आता है? जैक स्टेट पाथवे। उसके बाद तीसरा क्या है? रिसेप्टर सीरिन थ्रियोनिन काइनेज या रिसेप्टर
ठीक है, काइनेज रिसेप्टर जिसमें कि हम लोग को क्या पढ़ना है, TGF बीटा पाथवे। उसके बाद चौथा क्या हो गया, रिसेप्टर टायरोसिन फॉस्फेटेज, जो क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करता है। हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, जिसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा पाथवे जो है हमें पढ़ना है, राइट। अब जो है हम लोग अभी देख लीजिए, ये वाला चार्ट आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल रहना चाहिए, फिट टू फाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग किस रास्ते पे, मतलब किस रास्ते पे आप चल रहे हैं, रास्ता आपको पता होना चाहिए, तभी चीज़ें सीधी दिखेंगी, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में सब हम लोग देखते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या होता है। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है ये एक रिसेप्टर प्रोटीन है, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या है, ये एक रिसेप्टर प्रोटीन है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एक रिसेप्टर प्रोटीन है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के जो लिगेंड, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का जो लिगेंड होता है वो स्मॉल होता है, हाइड्रोफोबिक होता है और लाइपोफिलिक होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि स्मॉल तो समझ आ गया होगा कि छोटा होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया, यानी कि लिगेंड को हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, यानी उसको वाटर से डर लगना चाहिए, ठीक है, तभी जा कर के वो क्रॉस करेगा। या लाइपोफिलिक यानी लिपिड लविंग होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि मैं बनाऊँ स्ट्रक्चर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसका पूंछ है यानी कि टेल है, ठीक है। तो ये वाला जो हेड वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर के कांटेक्ट में रहता है, लेकिन ये वाटर के कांटेक्ट से दूर रहता है, यानी हाइड्रोफोबिक हुआ। तो अब कोई भी चीज़ इसके थ्रू क्रॉस करेगा, तो यदि वाटर वाला चीज़ होगा यानी वाटर लविंग होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, तो क्या ये क्रॉस कर पाएगा, नहीं क्रॉस कर पाएगा ना, क्या ये क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो लिगेंड का कैसा होना जरूरी है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के लिए, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होगा तभी तो ये यहाँ से क्रॉस कर पाएगा ना, या फिर लिपिड लविंग होगा, तो ये वाला पोर्शन क्या है, लिपिड ही तो है, और क्या है, तो लिपिड लविंग होगा तो यहाँ से क्रॉस कर पाएगा। तो इसलिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, या फिर लाइपोफिलिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या क्या हो सकता है, स्टेरॉइड रिसेप्टर हो सकता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर हो सकता है, थायरॉइड रिसेप्टर हो सकता है, और बहुत सारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे उस तरह से चीज़ें देखते जाएंगे। तो लिगेंड जो होता है, लिगेंड में सेकेंडरी मैसेंजर का काम, लिगेंड के रूप में, सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में लिगेंड क्या क्या हो सकता है, IP3 हो सकता है, लाइपोफिलिक हार्मोन्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम के द्वारा देखिए, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला रीजन है, ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन है, और ये न्यूक्लियस वाला रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला रीजन क्या हो गया आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये रहा आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है, ये रहा आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लिगेंड आया, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे लिगेंड आया, लिगेंड आ करके ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से आया, और ये जो लिगेंड है वो आ करके बाइंड किया किससे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर जो था ये क्या हो गया, अब एक्टिवेट हो गया। जब ये बाइंड नहीं किया था तो इनएक्टिवेट था, अब ये जो रिसेप्टर है उससे लिगेंड बाइंड कर गया, तो बाइंड करने के बाद क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया रिसेप्टर, अब एक्टिवेट हो गया। जो ये लिगेंड था, यानी लिगेंड का मतलब क्या, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है,
लिगेंड का मतलब क्या, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो अब ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ यानी कि लिगेंड आकर के बाइंड किया रिसेप्टर से और रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, तो ये जो लिगेंड है वो किसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को लेकर, सिग्नल को लेकर के आया है। तो ये जिस तरह का सिग्नल लेकर के आया, ये यहाँ पे न्यूक्लियस में जो है डीएनए है, डीएनए पे आकर के ये इस तरीके से बाइंड किया और जिस तरह का ये सिग्नल लेकर के आया था उस जीन का ये ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया। तो इस तरह से सिग्नलिंग देखने के लिए मिलता है हमें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किस तरह से काम करता है वो हम लोगों ने देखा। कैसे काम करता है, लिगेंड आया, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जो रिसेप्टर है उससे लिगेंड बाइंड किया, यानी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड किया, बाइंड करने के बाद वो जिस तरह का सिग्नल लेके आया था, वो बाइंड करने के बाद जो है रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने का जिस तरह का वो सिग्नल लेकर के आया था वो डीएनए से के प्रमोटर पे जा कर के बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद जिस जीन का वो सिग्नल लेके आया था उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। यानी कि एक्चुअली में जो लिगेंड क्या करता है, मैसेज लेके आने का काम करता है कि जो है इसको बोला गया कि जाओ तुम जो है रिसेप्टर को बोल करके आओ कि तुमको जो है मतलब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराना है, मानो कि मिथ्योनिन का ट्रांसक्रिप्शन कराना है या फिर और भी जो भी जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन कराना है। तो ये आया, रिसेप्टर से बाइंड किया और इसको बोला है दोस्त सुन, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए बोला गया है। तो बोला चल दोनों मिल करके जो है चलते हैं, एकदम जो है ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे, उसके बाद तू अपना रास्ता चले जाइए और हम अपना रास्ता चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना आता है, डीएनए से बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद जो है जिस जीन का सिग्नलिंग लेके आता है दोनों दोस्त जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है और काम खत्म। तो ये था इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। समझ आया आप लोग को कि नहीं आया? ठीक है, अब हम लोग ये वाला चीज़ें पढ़ लिए हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, सेल सरफेस रिसेप्टर से, यानी कि यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, स्वार्थी इंसान नहीं बनना चाहिए, सेल्फिश बनना बुरी बात है ना। चलिए फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट।